चंद्रमोहन जी से पहले, चंद्रमोहन जी क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि बैठकों का दौर कल भी जारी रहा, बैठकों का दौर आज भी जारी रहा, क्या हुआ बैठक में? आप लोग तो रहे उस बैठक में मौजूद, क्या निकलकर सामने आया? देखिए, बैठकों का दौर तो रहेगा ही। अगर लोकतंत्र के अंदर इस तरह की परिप्रेक्ष्य आएगी तो बैठकें भी होंगी, लेकिन सच्चे आदमी का जिक्र कर रहे थे कि सच्चे आदमी को सामने आना चाहिए। भाजपा के मेरे मित्र सच्चे आदमी तो है ही है हमारे देश के प्रधानमंत्री, तभी तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं 30,000 करोड़ के घोटाले की बात करते हैं और सच्चे आदमी को फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। बिल्कुल सच्चे आदमी के हाथ में है देश का नेतृत्व। बिल्कुल 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है, फिर से साथ में लेते हैं जितने करप्ट आदमी थे। सुन लीजिए, तसल्ली के साथ सुनिए, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, बुराई नहीं कर रहा हूं। जो भाजपा के गुण है वो बता रहा हूं देश को। कितने सच्चे, कितने सच्ची पार्टी है, कितने सच्चे आदमी है। जिसको करप्ट कहते हैं, जो करप्ट इनके आगे माथा टेक देता है, उसको अपनी पार्टी में डाल के ईमानदार कह देते हैं, और जिसने आवाज उठाई इनके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट ईडी की कार्रवाई कर देते हैं। और ईडी की कार्रवाई के लिए सरकार के हाथों चलती है, ये तो आपके नेता पहले बोलते थे, तोता शब्द कहते थे, आप प्रमाणित कर रहे हैं। और अगर शिबू सोरेन जी ने अपने प्रशासन का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ कर दिया तो क्या गलत कर दिया? जो विषय अभी आपके सामने आए कि विपक्ष पक्ष के ऊपर ही कार्रवाई क्यों होती है, सत्ता पक्ष क्या बिल्कुल पाक क्लीन है क्या? जो सत्ता पक्ष के अंदर जो नेता आपके पास आ गए विपक्ष के, जो बिल्कुल आप चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि ये करप्ट हैं, वो ईमानदार कैसे हो गए? कोई रिएक्शन? फिर मैं सारिका पासवान जी और समीर चौगांकर जी का रुख करूंगी। प्लान बी नहीं बताया, लेकिन ना ही आपने बताया ना ही दूसरे जी ने बताया। हाँ, पहली बात तो आप मुझे वो नेता बताइए जिस पर पहले केस चल रहा था, और उनने एनडीए को ज्वाइन कर लिया और उनका केस रुक गया। आप तो 20-20 साल में भ्रष्टाचारी होते हैं, आप तो 20 साल बाद भी जेल जाते हैं। आप चाहते हैं दूसरा एक मुख्यमंत्री आपने बनाया भाई, एक मुख्यमंत्री को आप जांच के लिए बुला रहे हैं और एक को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लोकतंत्र पर खतरा है, ये देश नहीं देख रहा है। यादव जी, संविधान के साथ गड़बड़ है, ये चलेगा कि आपकी दादागिरी चलेगी देश में? आपकी देश में दादागिरी नहीं चलेगी। अभी लोकतंत्र जिंदा है, मत करिए। अभी लोकतंत्र जिंदा है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर वो दादागिरी कर रहे हैं तो आप लोग भी तो दादागिरी दिखा रहे हैं ना। अगर ईडी की टीम वहां पर आती है, कभी उस पर हमला कर दिया जाता है, कभी उस पर SC ST एक्ट बना दिया। सुनिए ना, 2 मुख्यमंत्रियों को ना संजय जी, वो अगर वो दादागिरी कर रहे हैं, ठीक है, आप भी तो दादागिरी कर रहे हैं। आपकी जो आपकी एक्टिविटी है वो क्या कहलाएगी? वो दादागिरी नहीं कहलाएगी। अगर बंगाल में ईडी पहुंचती है तो वहां उस पर हमला कर दिया जाता है, झारखंड में पहुंचती है तो वो कह रहे मूल निवासी तैयार बैठे हैं। मैं इसका क्या मतलब निकालूं? मूल निवासी तैयार बैठे हैं, क्या मतलब था? मैं बता देता हूं। वो तो बता नहीं पाए। मैं बता दे रहा हूं ना। देखिए, आज विपक्ष के लिए ये मैं बोलना चाहता हूं कि यदि मैं आज झुक जाऊं तो सारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन विपक्ष का जो नजरिया है, सारिका जी की सोच है, उसका क्या होगा, उसका जो किरदार है उसका क्या होगा? ईमानी जी, सारिका जी विपक्ष को ये झुकाना चाहते हैं। ये पहली भारत की ऐसी सरकार है जो विपक्ष से नफरत करती है, विपक्ष से इनको डर लगता है। और मैं विपक्ष के लिए भी कहना चाहता हूँ, क्या घोटाला नहीं हुआ? घोटाला नहीं हुआ? मैं विपक्ष के लिए भी कहना चाहता हूँ कि विपक्ष एक डरा हुआ विपक्ष तानाशाह को जन्म देता है। आज जितने भी विपक्षी दलें हैं, जितने विपक्षी दलें हैं, इन सबको एक जगह आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, कितना एक जगह लगाएंगे सर? एक-एक कर सब छिटक गए। हो गया आपका INDIA का, हो गया आपका INDIA का बंटाधार, हो गया INDIA का बंटाधार। बल्कि ये तो मेरे को पूछना चाहिए था चंद्रमोहन जी से, लेकिन एक बार जरा सारिका पासवान जी का मैं एक रिएक्शन यहाँ पर ले लूं। सारिका जी, आप लोगों द्वारा भी कल ये कहा गया कि ईडी वहां पर जो तमाम एजेंसीज हैं वो बुलाकर हमें प्रताड़ित कर रही है। ऐसी क्या प्रताड़ना दे रही है? सवाल जवाब भी तो हो रहे होंगे, या मार कुटाई भी शुरू कर दी है ईडी CBI ने? देखिए हिमानी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि टेम्पल एंटरप्राइजेस जो कि जय शाह की कंपनी थी, जो 2014-15 में इस कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं थी और ना ही कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री या स्टॉक था। बावजूद इसके ये 2014-15 के वित्तीय वर्ष में 5,796 को इनको इनकम टैक्स रिफंड मिला था और 2014-15 में इस कंपनी ने लगभग 50,000 राजस्व की कमाई की थी और बाद में ये आंकड़ा आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया था और कंपनी के राजस्व में 80.6 करोड़ की वृद्धि हुई थी, जो कि लगभग 16,000% ज्यादा वृद्धि हुई थी। 2016 में अचानक ही इस कंपनी को बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि 1.4 करोड़ का नुकसान हो गया था। मैं बता रही नहीं, डेटा है आपके सामने, सबके समक्ष है। और बाद में किसने जारी किया है डाटा? कौन सी एजेंसी ने जारी किया है तो बता दीजिए आप।
अरे भाई आप बहुत विद्वान आदमी है, जाके डाटा निकाल लीजिएगा। मैंने पढ़ के बता दिया, आप डाटा निकाल लीजिएगा। बात बोलने दीजिए पूरा। अभी आपने बहुत मौका मिला और आपने बहुत बातें बोली। अब जब मेरा मौका मिला है तो कम से कम बात को खत्म करने दीजिए। बाद में जब द वायर ने प्रश्न किया तो उनको कहा गया कि आप पर मानहानि का केस किया जाएगा। मैडम देखिए, दूसरे किसी भी, सुनिए ना मैडम, किसी और का अगर आप यहाँ कोट करेंगे तो वो चल नहीं पाएगा ना। देखिए, किसी और का यहाँ कोट करेंगे, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकती। हाँ। जय साहब को नहीं जानती हैं, अमित शाह को नहीं जानती हैं, आप नरेंद्र मोदी को नहीं जानती हैं। आप उसका स्रोत बताइए। आप मनगढ़ंत बातें नहीं कर सकते। आप अपने मन से कुछ भी नहीं पढ़ सकते। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी आप मन से कुछ भी नहीं कह सकते। क्या किसी एजेंसी ने यह कहा है? आप कहीं से भी डाटा उठा के कुछ भी नहीं कह सकते। आप अपने मन से किसी के आप लालू की बात करो। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल जा चुके हैं, सजा हो चुकी है। पूछ रहे हैं कि कोई भी एक अब नौकरी के मामले में जो जमीन ली है उसका हिसाब दो आप। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो, मैं ईडी पीछे गई सारिका हो, जी, बाद में जिन्होंने सारिका जी आप ये डेटा दीजिएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रांची से। मैं माफी के साथ रोक रही हूँ सारिका जी। रांची से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि सीएम आवास पहुंची है 2 बसेस, 2 टूरिस्ट बसेस सीएम आवास पहुंची है। विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की खबर है, कुछ इस तरह की जानकारी मिल रही है। दुबे जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, हम उन्हीं से पूछ रहे थे। दुबे जी, ये टूरिस्ट बसें क्यों आई ये 2? ये देखिए तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं हम, ये ट्रैवलर बसेस जो हैं ये इस वक्त भीतर जाती हुई। दुबे जी, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि क्यों ये बसेस यहाँ बुलाई गई हैं? ये कहा जा रहा है कि विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी है दूसरी जगह, ऐसा क्यों? तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से जानकारी मिल रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा समीर जी, और बात यहां पर यह भी है कि सिर्फ ईडी की मुश्किल नहीं है यहां पर यह भी है कि अब उनके बाद फिर कौन सरकार चलाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि राबड़ी मॉडल जो है वो यहां झारखंड में भी देखा जाएगा। तो वो कल्पना सोरेन को हमने कल देखा भी था, फिर यह भी था कि उस बैठक में वो नाम अनाउंस हो सकता है, वो नाम अनाउंस नहीं हुआ या शायद पहले ही आपत्ति दर्ज करा ली गई, फिर उसके बाद चंपई सोरेन एक नाम निकल कर आता है। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर अब आगे? देखिए, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तय है और हेमंत सोरेन जानते हैं इस बात को कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं। सरकार को बहुमत प्रूफ रोड में करना पड़ेगा अगर कोई नया मुख्यमंत्री बनता है। हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन विधायक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो आदिवासी भी नहीं है। इसलिए जो गोंडई सीट से विधायक ने इस्तीफा दिया था 30 दिसंबर को, वो एक नॉर्मल सीट थी और इसलिए दिया गया था कि जरूरत पड़ने पे कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अब एक साल से कम का समय बचा हुआ है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है BL कपूर बनाम जयललिता के मामले में कि अगर 1 साल से कम समय बचा हो तो गैर विधायक मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में कल्पना सोरेन का मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं है। तो मुझे लगता है विधायकों को शिफ्ट करेंगे। कल 4 विधायक बैठक में अंदर नहीं आए थे JMM के। सीता सोरेन नहीं आई थी जो कल्पना सोरेन की भाभी है, उनके बड़े भाई की वाइफ है, वो नहीं आई थी। इसके अलावा रामदास सोरेन नहीं आए थे। इसके अलावा लिंडा करके एक विधायक वो नहीं आए थे और एक और विधायक, 4 विधायक कल बैठक में नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है इसके अलावा 3 कांग्रेस के विधायकों ने भी नाराजगी जाहिर की है। इस बात की पूरी संभावना है कि यह सरकार बहुमत प्रूव नहीं कर सकती। पार्टी के अंदर असंतोष है। शिबू सोरेन के दूसरे बेटे वसंत सोरेन कह रहे कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। लेकिन कहा तो यह जाता है कि हेमंत सोरेन जो कह देते हैं पार्टी में वही होता है। तो अब ये सीता सोरेन जिस तरह से यहाँ पर बगावत कर रही हैं, नाराजगी दिखा रही हैं, बड़ी बहू होने के नाते मेरा यह हक है, वो तमाम अपने अधिकार यहाँ पर गिना रही है कि पहले तो वो हेमंत सोरेन के नाम पर चुप हो गई लेकिन अब नहीं होंगी। वो इमोशनल कार्ड भी खेल रही हैं कि अपनी भतीजियों के बारे में हेमंत सोरेन को सोचना चाहिए। फिर ऐसे में क्या देखें, क्या सीता सोरेन की बात कहें या फिर ये वसंत सोरेन की ये जो नाराजगी है, क्या ये पार्टी तोड़ सकती है? क्या हो सकता है, मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूंगी। और चंपई सोरेन का जब नाम सामने आ रहा है, पहली महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है, मिल रही है, तो मुझे लगता है कि सीता सोरेन में क्या दिक्कत है। शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, दुर्गा सोरेन की पत्नी रही है। शिबू सोरेन के साथ दुर्गा सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को संगठित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अगर परिवार में ही देना है तो हेमंत सोरेन अपनी भाभी को बना दे, उनको नहीं बनाना तो अपने भाई वसंत सोरेन को बना दे। अपनी पत्नी के लिए वो क्या रहे, यही परिवारवाद है ना। मैं बनूंगा तो नहीं तो मेरी पत्नी बनेगी।